चलिए, तो हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले रिवाइज करा दूं कि इन 2 दिनों के अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया है। बेसिकली हमारी क्लास को स्टार्ट हुए सिर्फ 2 दिन हुए और 2 दिन के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है सबसे पहले देख सकते हैं। सिलेबस में क्या क्या कंटेंट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया था। मैंने आपको सबसे पहले एक बेसिक चीज बताई थी एंड दैट वाज क्रेडिट मैकेनिज्म। कैसे क्रेडिट सिस्टम वर्क करता है वो हम लोगों ने सबसे पहले समझा था। मैंने बताया था कि जो हमारा क्रेडिट मैकेनिज्म है वो इस तरीके से वर्क करता है कि कभी भी बर्डन इंटरमीडिएट पार्टी पे नहीं आता है। हमेशा जो फाइनल बर्डन आता है वो किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर्स के ऊपर ही आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको कुछ मेन चीजें बताई थी कि जीएसटी भी एक तरह का वैट सिस्टम है। कोई बताएगा वैट सिस्टम क्यों बोला था मैंने? वाई इट इज ऑल्सो ए वैट सिस्टम? वाई? बिकॉज वैट में और इसमें सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में अल्टीमेटली वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है। जो कैश में टैक्स जा रहा है वो वैल्यू एडिशन पे ही जा रहा है। अगर मैंने 1 लाख की चीज खरीद के 1.5 लाख में बेची तो मुझे नेट नेट कैश 50,000 के ऊपर ही टैक्स भरना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख का टैक्स अगर मैं पहले भर चुका हूं तो उसका मुझे वापस क्रेडिट मिल चुका होगा। तो 1.5 लाख के ऊपर जो टैक्स आ रहा है उसमें से 1 लाख के टैक्स का क्रेडिट मिलके नेट मुझे 50,000 ही भरने पड़ेंगे। तो मेरा जितना वैल्यू एडिशन है मुझे सिर्फ उतना ही टैक्स अपने पार्ट पे ऐड करना पड़ेगा। तो वो इसीलिए ये भी एक तरह का वैट सिस्टम है। दूसरी खास बात है कि अल्टीमेट पूरा का पूरा बर्डन जो है वो किसके ऊपर आता है? कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि कास्केडिंग इफेक्ट इससे अवॉइड हो गया है। लेकिन बात आई थी कि सर जीएसटी में भी एक टैक्स नहीं है, जीएसटी में भी मल्टीपल टैक्सेस हैं। तो जब जीएसटी में मल्टीपल टैक्सेस हैं तो कौन कौन से टैक्स हैं? तो मैंने आपको बताया था कि इंट्रा स्टेट के ऊपर 2 टैक्स है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और इंटर स्टेट के ऊपर लगता है आईजीएसटी। देयर इज वन मोर टैक्स दैट इज जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, पर वो सिर्फ नोटिफाइड गुड्स के ऊपर ही है। तो बेसिकली 3 मेजर टैक्सेस हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। कहीं कहीं एसजीएसटी की जगह आ जाएगा यूटीजीएसटी। अगर आप स्टेट में नहीं हो और अगर आप यूनियन टेरिटरीज में हो तो एसजीएसटी की जगह क्या लिखा हुआ आ जाएगा? यूटीजीएसटी। बात दोनों एग्जैक्टली सेम ही है। इसके बाद हम लोगों ने फाइनली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि कैसे हम क्रेडिट को क्रॉस यूटिलाइज कर सकते हैं। और मैंने आपको इसकी एक प्रॉपर रैंकिंग बताई थी। पहला काम क्या करना है? स्टेप 1 क्या होगा? क्या हमारा पहला काम रहेगा? फर्स्ट थिंग इज आईजीएसटी की क्रेडिट को हमें खत्म करना है। जब तक आईजीएसटी की पूरी क्रेडिट साफ नहीं हो जाती आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्रेडिट यूज करना अलाउड नहीं है। आप लोगों ने पहले जो सेकेंड लेवल पे पढ़ा था उसके बाद अमेंडमेंट्स हैं 2019-2020 में, बहुत सारे अमेंडमेंट्स है इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर। तो एक तरह से इसको नए सिरे से ही समझने की कोशिश करो। और पॉइंट बड़ा सिंपल है, आपको सबसे पहले आईजीएसटी की क्रेडिट को खत्म करना है। तो आईजीएसटी की क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी के टैक्स से सेट ऑफ हो जाएगी, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी से आपकी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये था कि आपको सीजीएसटी पूरा खत्म करना है फिर ही एसजीएसटी आपको यूज करने देंगे, पर अब बोलते नहीं, आईजीएसटी क्रेडिट को आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से आपकी चॉइस है कैसे सेट ऑफ करना चाहते हैं। इसीलिए मैंने फर्स्ट रैंकिंग दी है, आईजीएसटी क्रेडिट आईजीएसटी सेट ऑफ होगी। सेकेंड रैंकिंग दी है कि आईजीएसटी क्रेडिट को आप सीजीएसटी या एसजीएसटी से अपनी चॉइस के हिसाब से सेट ऑफ कर सकते हैं। तीसरी, अब ये हो गया काम हमारा, आईजीएसटी क्रेडिट खत्म कर चुके हैं हम, अब हम चलते हैं सेकंड क्रेडिट पे। कौन सी सेकंड क्रेडिट है? सीजीएसटी। पर अभी भी थोड़ी बहुत जात पात है। सीजीएसटी पहले किससे सेट ऑफ होगा? सीजीएसटी से। इसलिए आप देख सकते हो थर्ड रैंकिंग मैंने सीजीएसटी सीजीएसटी वाले कॉलम को दी है। और सीजीएसटी सेट ऑफ होने के बाद अगर कोई आईजीएसटी का टैक्स बच जाता है तो वो हम पे कर सकते हैं। आईजीएसटी 4th नंबर दे दिया। तो फर्स्ट आईजीएसटी का आईजीएसटी से, दूसरा आईजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ कर सकते हो सीजीएसटी और एसजीएसटी से, तीसरा सीजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ करोगे पहले सीजीएसटी से, चौथा सीजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ करोगे आईजीएसटी से, पांचवा एसजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ करोगे एसजीएसटी से, और छठा एसजीएसटी क्रेडिट को सेट ऑफ करोगे आईजीएसटी से। ये सिंपल मैकेनिज्म है, ध्यान रखना है। सेक्शन 49 और रूल 89 को मैंने पूरा एक साथ जोड़ के ये पूरी की पूरी बात बता दी है। रूल 89 बोलता है कि ऑप्शनल है कि आप आईजीएसटी और सीजीएसटी को, सीजीएसटी और एसजीएसटी से किसको आईजीएसटी से यूज करना चाहते हैं, वो ऑप्शनल है। ये रूल 89 में भी लिखा हुआ है। तो इसीलिए दोनों को एक साथ कॉम्बो करके मैंने पूरा प्रोविजन बता दिया। और इसके हिसाब से 2 एग्जाम्पल तो मैंने क्लास में भी करवा दिए थे और आपको आई थिंक 3 क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में करने के लिए दिए थे।
आप मुझे बताओ क्या वो 3 क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लिए हैं? बहुत बढ़िया। एक सेकंड में वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो मैंने क्लास में लिखवाया था। पहले पहले जो क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको एग्जाम्पल दिया था वो क्वेश्चन सबसे पहले अपन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। आप जल्दी बताओ इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं। अपन 1 मिनट, अब ये तो सिंपल है, सेट ऑफ ही मारना है। देख लो हमारे पास आईटीसी का बैलेंस पड़ा है, पहले का 1 लाख, सीजीएसटी का 2 लाख और एसजीएसटी का 50,000, और ग्रॉस लाइबिलिटी 50,000, 4 लाख और 4 लाख की, और इस बार का आईटीसी और है। तो एक काम करते हैं, ग्रॉस लाइबिलिटी तो हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आईटीसी का टोटल बैलेंस निकाल लेते हैं कि आईटीसी का टोटल बैलेंस कितना आ रहा है। तो अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ आईटीसी का बैलेंस। हाउ मच इज द आईटीसी का बैलेंस? तो अगर हम आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करें तो आप मुझे बताइए व्हाट इज योर ओपनिंग बैलेंस? 1 लाख, 2 लाख रुपीज, 50,000 रुपीज। एंड इस बार के आईटीसी की बात कर लेते हैं। इस बार का आईटीसी और आ जाएगा 1 लाख, 175 एंड 175। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल आईजीएसटी का क्रेडिट आ रहा है 2 लाख रुपए का, 375 का एंड 225 का। ये तो हमारा सबसे पहले निकल के आ गया। क्या? हमारे क्रेडिट बैलेंसेस निकल के आ गए। दीज आर आवर क्रेडिट बैलेंसेस। बताइए जूम पे, क्या यहां तक सब लोगों ने कर लिया था? आंचल, पूर्वी, पूर्वा, आप लोगों ने यहां तक कर लिया था? नाइस। अब अगर हम आगे देखें तो अब हमें फाइनली सेट ऑफ मारना है। तो अगर हम सेकेंड पॉइंट पे चलें, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी, कि आईटीसी को कैसे यूज करेंगे, तो अब हमें वही प्रिंसिपल लगाना है जो प्रिंसिपल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। सबसे पहले हम ग्रॉस लायबिलिटी लिख देते हैं। हमारी जो ग्रॉस लायबिलिटी है वो है 50,000, 4 लाख एंड 4 लाख। ये है आई, सी और एस, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले सेट ऑफ करना है अपना आईटीसी। अब आप बताएं सबसे पहले कौन सा आईटीसी को यूज करूंगा? कौन सा आईटी सबसे पहले यूज होगा? आईजीएसटी। चलिए तो हम रख देते हैं हमारा सबसे पहला आईटीसी जो यूज होगा वो है आईजीएसटी का। देखिए कितने का आईटीसी आईजीएसटी का? 2 लाख रुपए का। अब 1 मिनट, मैं इसमें भी सबसे पहले किसको सेट ऑफ करूंगा? आईजीएसटी का ही आईजीएसटी से रैंकिंग होगा, तो मैं सबसे पहले यहां से तो 50,000 क्रेडिट यूज कर ही लेता हूं, क्योंकि आईजीएसटी सबसे पहले सेट ऑफ हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मेरे पास में कितने का क्रेडिट बच गया? 150 का। अब मैं 150 के क्रेडिट को कैसे यूज करूं? दैट इज माय क्वेश्चन। कैसे और किसको पहले यूज करूं? दैट इज माय क्वेश्चन। अब सुनना, ऑप्शन है, लेकिन मैं हमेशा आपको एक चीज बताऊंगा कि आपको ऑप्शन में भी एक रैशनल अप्रोच फॉलो करनी है, और वो रैशनल अप्रोच ये है कि उससे आईजीएसटी का क्रेडिट पहले यूज कर लो जिसके पास दूसरा सपोर्ट कम है। क्योंकि अगर आपने इस जिसके पास बैक सपोर्ट भी हाई है, आपने उसी से आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस यूज कर लिया, तो होगा क्या? उसका दूसरा बैलेंस बच जाएगा और दूसरा टैक्स कैश में देना पड़ जाएगा, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों एक दूसरे सेट ऑफ नहीं होते। तो इसीलिए हम पहले देखेंगे कि दूसरा जो टैक्स है, दूसरे जो क्रेडिट्स है वो किसके ज्यादा है। अगर आप यहां पे नोटिस करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपके पास में सीजीएसटी का क्रेडिट ज्यादा है और एसजीएसटी का क्रेडिट कम है। लेकिन हमारे पास एसजीएसटी का क्रेडिट 225 ही है, और हमको टैक्स कितना भरना है? 4 लाख रुपए का, और इधर 375 है, और टैक्स हमको 25,000 मतलब 4 लाख ही भरना है। आज आप सोचो, अगर मैं ये 1.5 लाख, 1 मिनट के लिए जो मैं कर रहा हूं वो रैशनली गलत है, लॉफुली सही है पर रैशनली गलत है। कैसे? अगर मैं 1.5 लाख का क्रेडिट यहां से यूज कर लेता और यहां से कुछ भी यूज नहीं करता, ठीक है, और फिर सवाल आता है कि साहब सीजीएसटी यूज करना है, तो ये तो 0 हो चुका है, यहां तो बात ही खत्म हो जाती। मैं सीजीएसटी सिर्फ 2.5 लाख की यूज कर पाता, क्योंकि मेरे पास टैक्स इतना बचा, ये भी कितना हो गया? 0, और एसजीएसटी मेरे पास 225 है, तो मेरे को ये टैक्स कैश में भरना पड़ जाता 175 का, और आपके पास सीजीएसटी का क्रेडिट का बैलेंस बच जाता 125 का।
देखो, हम हमारे पास टोटल जो सीजीएसटी का बैलेंस है 375 है। 375 में मैंने यूज कितना किया 250, तो कितना बैलेंस बच गया 125। और इधर उल्टा क्या देना पड़ गया, कैश में टैक्स देना पड़ गया। तो बताओ हो गई कि नहीं हो गई बेवकूफी। एक तरफ से तो आप क्रेडिट बैलेंस बचा रहे हो, किसका, जीएसटी सीजीएसटी का, और दूसरा आप एसजीएसटी कैश में दे रहे हो, क्योंकि आपने उसके साथ क्रेडिट को यूज कर लिया जिसका बैक सपोर्ट ऑलरेडी था, तो बैक वाला बच गया। जिसका बैक सपोर्ट नहीं है उसमें पहले यूज करना था ना, तो आपके पास फालतू का बैलेंस ही नहीं बचता। नहीं आ रही बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि आपके पास दूसरी क्रेडिट कौन सी पड़ी हुई है। जैसे इस केस में हमारे पास एसजीएसटी की क्रेडिट कम पड़ी हुई है, सीजीएसटी क्रेडिट ज्यादा पड़ी हुई है, तो हम लोग पहले उसको एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे क्योंकि उसकी क्रेडिट हमारे पास में ज्यादा है। तो अब मैं यहाँ पे सही करता हूं क्योंकि ये जो मैंने किया है ये गलत था। अब सही क्या होगा सब लोग सुनना, आपका नेट टैक्स 25,000 ही कैश में भरना आएगा, देखना। और वो कैसे आएगा सुनना, 50 जो भी अमाउंट आएगा 50 ही आएगा। अभी 175 आ रहा था, तो ये हमको डिफरेंस सेट ऑफ करना है ना। मैं यहां से पूरा का पूरा 1.5 लाख का आईजीएसटी सेट ऑफ कर दूंगा। अब मेरा आईजीएसटी खत्म हो गया, अब मैं सीजीएसटी पर चलूंगा। मैं सीजीएसटी पूरा 375 यहां से सेट ऑफ मार दूंगा, ठीक है, और एसजीएसटी का पूरा 225 यहां से सेट ऑफ मार दूंगा। तो मुझे सीजीएसटी पे करना आ जाएगा 25,000 का, और एसजीएसटी भी पे करना आ जाएगा 25,000 का, और मेरे पास कोई भी क्रेडिट बैलेंस नहीं बचेगा। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, मैंने सीजीएसटी भी सेट ऑफ कर दिया और एसजीएसटी पूरा सेट ऑफ कर दिया। अब देखा जाए तो कैश में मुझे सिर्फ 50-50 भरने 25-25 भरने आ रहे हैं, और मेरे पास कोई क्रेडिट बैलेंस भी रखा हुआ नहीं है। आप लोगों ने यही किया। मैंने आपको कल ये प्रिंसिपल बताया था कि जब भी हम ये सेट ऑफ मारें, प्लीज ऑलवेज फर्स्ट, सबसे पहले आप लोग क्या करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैक सपोर्ट देखें कि आपके पास बैक सपोर्ट जो है वो है या नहीं है। आप पता है ऊपर से भी ऐसे निकाल सकते थे कि यार नेट टैक्स लॉजिकली सही सेट ऑफ करे ना तो 50,000 ही भरने को आना चाहिए। कैसे, आप टोटल क्रेडिट का टोटल कॉलम ले लो, तो टोटल अगर हम लगा लें तो टोटल इसका आ रहा है 3.5 लाख, और सॉरी ऊपर वाले का ये जो टोटल आ रहा है ये 3.5 लाख रुपए आ रहा है, और इस बार का क्रेडिट का टोटल आ रहा है 3.5 और 4.5, ठीक है। मतलब टोटल क्रेडिट आपके पास में, इन दोनों को मिला लें अपन, तो टोटल क्रेडिट आपके पास में हो जाएगी 8 लाख की। और अगर टैक्स का गिने तो टैक्स आ रहा है 850, तो मतलब नेट अगर सही सेट ऑफ मारे तो कैश में कितना भरने को आना चाहिए, 50,000 ही भरने को आना चाहिए ना, क्योंकि ग्रॉस लाइबिलिटी 850 की है और क्रेडिट आपके पास 8 लाख रुपए आ रहा है, तो नेट देखा जाए तो आपका टैक्स 50,000 ही कैश में भरने आना था। पर आपने क्या किया, गलत सेट ऑफ कर दिया। इस चक्कर में एक जगह तो आपका 1,25,000 का बैलेंस बच गया और एक तरफ 175 देने आ गए, तो ये कहीं ना कहीं रैशनल नहीं है। तो हम हमेशा यही अप्रोच रखेंगे कि जब भी हम इस तरह का कैलकुलेशंस करेंगे, हम हमेशा ये चीज ध्यान रखेंगे कि हम उस बैलेंस को पहले यूज करेंगे जिसके पास दूसरा बैलेंस कम है, वहां पे पहले हम ज्यादा यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एसजीएसटी को ज्यादा यूज करना था बिकॉज एसजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस और आईटीसी का बैलेंस कंपेरेटिवली सीजीएसटी से कम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लैरिटी है? एनी डाउट्स? कैसे होगा 25? हाँ बात एक ही ना, वो चलेगा। टोटल पेएबल अमाउंट आपका मैच होना चाहिए, टोटल पेएबल अमाउंट आपका मिनिमम आना चाहिए। अब वो कौन सी वैरायटी का टैक्स है उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे कैश में देना है तो 50 आना चाहिए। अब वो 50 एसजीएसटी का है या 50 सीजीएसटी का है, चलेगा, वो चलेगा। आप ये भी कर सकते हो कि आप 50 तक का सीजीएसटी छोड़ के या 25 का सीजीएसटी एडजस्ट करके सीजीएसटी की लायबिलिटी 0 कर दो और पूरी एसजीएसटी की लायबिलिटी कर दो 50। क्या फर्क पड़ता है? अल्टीमेटली टोटल मेरी जेब से जो कैश जा रहा है वो 50,000 ही जाना चाहिए, उससे ज्यादा जा रहा है मतलब आपने सही सेट ऑफ नहीं किया है। आ गई सबको बात समझ में? क्लियरिटी है? वेरी नाइस। जूम पे जो बच्चे हैं प्लीज मुझे बताइए क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है
कि हम 25 पे ही जाएंगे और टोटल मिला के 50,000 रुपीज का ही टैक्स हमें यहाँ पे ओवरऑल भरना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी नाइस। चले, तो अब एक और होमवर्क दिया था मैंने। कौन सा क्वेश्चन एक और होमवर्क में था? मैंने स्नैपशॉट दिया था, मैंने 1 मिनट में बताया था। मे 18 का क्वेश्चन था ये वाला। मैं इसका स्क्रीनशॉट ले ही लेता हूं और उसका हम आंसर ले लेते हैं, ताकि इस डिजिटल बुक के अंदर पूरा का पूरा आ भी जाएगा। यहीं पे मैं नीचे उसको अटैच कर देता हूँ क्वेश्चन को, और फिर हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस, दिस इज द क्वेश्चन। ये मैंने होमवर्क में दिया था, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 6 मार्क्स में, और ये एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे है जहां क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी आपको करना है। ठीक है, आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सर रजिस्टर्ड पर्सन है फलाना फलाना, इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 10 लाख है, इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स 2 लाख है, और इंट्रा स्टेट परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स 5 लाख है। अगर इसके अकॉर्डिंग चलें तो 10 लाख रुपए की तो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स है, तो इससे टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी, ग्रॉस लाइबिलिटी। और उसके बाद उन्होंने ओपनिंग बैलेंस आईटीसी के दिए हैं, और इस बार का परचेज से इस बार का बैलेंस निकल जाएगा। उन्होंने बोला रेट ऑफ जीएसटी 18% है, 9 और 9%। सॉल्व किया आप लोगों ने? जल्दी बताइए मुझे, इसकी ग्रॉस लाइबिलिटी सबसे पहले कितनी आ रही है आपकी? 1 मिनट मेरे को टैक्स वाइज बताते जाना, और जूम पे फटाफट आंसर दो। ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है? आई, सी और एस। आईजीएसटी की लाइबिलिटी 1,80,000 आईजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है। वेरी नाइस। सेकंड, 18,000 सीजीएसटी की लाइबिलिटी आ रही है, एंड 18,000 ही एसजीएसटी की लाइबिलिटी भी आ रही है। दूसरा, आईटीसी का बैलेंस, ओपनिंग और करंट का जोड़ के आप बता सकते हैं आईजीएसटी का बैलेंस कितना है? अच्छा, टोटल मिला के बैलेंस आ रहा है आईजीएसटी का 25,000। टोटल ओपनिंग प्लस करंट मिला के बता रहे हो? देखना ऊपर, इंट्रा 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 है, परचेज इस बार की इंट्रा है, तो आईजीएसटी थोड़ी लगेगा। इंट्रा पे क्या लगता है? सीजीएसटी एसजीएसटी बेटा, है ना। चले, तो आईजीएसटी 25,000 का ओपनिंग है, इस बार कोई आईजीएसटी का क्रेडिट नहीं आएगा, क्योंकि इस बार कोई इंटर स्टेट परचेज नहीं है। आप मुझे बताओ, इसके बाद सीजीएसटी का ओपनिंग और करंट मिला के कितना आ रहा है? 65,000, और तीसरा 75,000। अब देखना, इस बार इस क्वेश्चन में थोड़ा ऑपोजिट है। आईजीएसटी की लाइबिलिटी ज्यादा है सीजीएसटी और एसजीएसटी से, तो अब सेट ऑफ करने में मजा आएगा। तो अब हम फाइनली तीसरे पार्ट पे चलते हैं, जहां हम इसको सेट ऑफ करेंगे, क्रॉस यूटिलाइज करेंगे। अब सेट ऑफ मारते हैं। सर सबसे पहले अगर हम ग्रॉस लाइबिलिटी की बात करें, तो लाइबिलिटी हमारी है आई, सी और एस की 1,80,000, 18,000 और 18,000। चलिए, अब हम क्रेडिट सेट ऑफ मारना चालू करें, तो आप बताइए, सबसे पहले मैं आईजीएसटी के क्रेडिट को पूरा खत्म करूंगा। सर ये तो पूरा का पूरा आईजीएसटी से ही खत्म हो गया। आईजीएसटी के क्रेडिट का पूरा खत्म हो गया, क्योंकि आईजीएसटी का क्रेडिट हमारे पास सिर्फ कितना था? 25,000, और लाइबिलिटी 1,80,000 की है, तो सारा का सारा बैलेंस कहां से खत्म कर दिया हमने? आईजीएसटी से ही। अब हम आईजीएसटी का क्रेडिट तो जीरो कर चुके, तो यहाँ पे कुछ सेट ऑफ करने की जरूरत है ही नहीं, होता आईजीएसटी का क्रेडिट खत्म ही हो गया। अब हम बात करें सीजीएसटी की, तो सीजीएसटी का बैलेंस पहले किससे सेट ऑफ करोगे? सीजीएसटी से। तो हमारे पास सीजीएसटी का बैलेंस है और लाइबिलिटी 18,000 है, तो 18,000 यहां से सेट ऑफ कर देते हैं। टोटल बैलेंस कितना है सीजीएसटी का? हमारे पास 65, उसमें से 18 यहां सेट ऑफ कर दिया, तो यहां आईजीएसटी से 47,000 और हो जाएगा। तीसरा, एसजीएसटी पे चलते हैं। एसजीएसटी भी पहले एसजीएसटी सेट ऑफ हो जाएगा। एसजीएसटी का बैलेंस हमारा 18 ही है, तो यहां से हम अगेन 18 की लाइबिलिटी सेट ऑफ कर देते हैं। 75 में से 18 करें, देख लो आईजीएसटी में 57 की लाइबिलिटी है भी या नहीं है? है। यस, मैं 57 यहां से एडजस्ट कर देता हूं। क्या अभी भी टैक्स देना आ रहा है क्या थोड़ा सा? यस, अभी भी कैश में देना आ रहा है। कितना? ये पूरा का पूरा आईजीएसटी पे होगा, यहाँ पे कुछ देने की जरूरत है ही नहीं। 51,000 इज कैश पेबल। वेरी नाइस, ये तो सही हो गया। जूम पे तो सबने आंसर दे दिया, बढ़िया, एक नंबर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी आ गया था सबका आंसर। आगे बढ़ते हैं, और अगला एक और क्वेश्चन था, उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक नवंबर 18 वाला था। 1 मिनट, पर ही गलत निकाल।
दिस वॉज द क्वेश्चन, आई थिंक। नहीं, ये रहा, यही क्वेश्चन था। यस, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन था ये तो। यस, इसको भी अपन ले लेते हैं यहाँ पे। और ये क्वेश्चन जो है इट वाज वेरी इजी। करना क्या है इसके अंदर, एक बार देख लो। सिंपल है, नेट जीएसटी निकालना है, आउटपुट जीएसटी दिया और ओपनिंग दिया है, कुछ भी नहीं है बस। ना इसमें कोई इस बार का आईटीसी है ना कुछ है, सिर्फ बोला है इतना जीएसटी और इतना ओपनिंग आईटीसी का बैलेंस है, नेट जीएसटी निकालना है। तो आप ही बता दो, 2000 का सीजीएसटी, 15,000 का एसजीएसटी और आईजीएसटी 24,000 रुपए का है, और आपके पास ओपनिंग आईटीसी पड़े हुए हैं नील 1000 और 37,000। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ग्रॉस लाइबिलिटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। आईजीएसटी की 24,000 है, सीजीएसटी की 2,000 है और एसजीएसटी की 15,000 है। अब हम आईटीसी सेट ऑफ करना चालू करते हैं। तो पहले हम किसका आईटीसी ले लेंगे, आईजीएसटी का। कितना आईटीसी, 37, तो पूरा का पूरा 24 यहां यूज हो जाएगा पहले। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है, कितना बैलेंस बच गया, 13,000 का। अब आप सीजीएसटी से करेंगे या एसजीएसटी से करेंगे? सीजीएसटी से इसलिए करूंगा क्योंकि उसके पास बैक सपोर्ट कुछ भी नहीं है, तो मैं 2,000 रुपए यहां से सेट ऑफ मार देता हूं, तो इसका ही बैलेंस 0 हो गया। अब कितना बच गया, 13,000। मैं 30 कितना 11,000, मैं 11,000 यहां से कर देता हूं। वैसे इसमें आप इधर से भी करते तो चल जाता, अगर आप सीजीएसटी से ना करके एसजीएसटी से भी करते तो आपकी टोटल लाइबिलिटी उतनी की उतनी आती। इस वाले में इतनी दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे ताकि हमसे गलती ना हो। सीजीएसटी पे चलते। सीजीएसटी का कोई बैलेंस है साहब? कोई बैलेंस सीजीएसटी का है ही नहीं। एसजीएसटी का बैलेंस है क्या साहब? कितना है, 1,000 रुपए। ये 1,000 रुपए में यहां से कम कर देता हूं, ये लाइबिलिटी 0 हो गई, ये 0 हो गई, और यहाँ की लाइबिलिटी आ गई हमारी 3,000। हमको कैश में भरना पड़ेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। बताइए क्या इसका भी आंसर आ गया है क्या? जूम वाले बच्चों को आंसर नहीं दिया? पूर्वी, आंचल और आ गया था क्या आंसर? पूर्वा आ गया था, वेरी नाइस। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट लेजर का पूरा सेट ऑफ, और ये समझ में आ गया कैसे हमको क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया, कैसे हम कौन सी क्रेडिट को किससे सेट ऑफ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। मैं फिर बोल रहा हूं, हम कन्वेंशनली एकदम इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी से स्टार्ट नहीं कर रहे। उसका रीजन मैं पहले दिन भी क्लास में बता चुका हूं, वापस बता रहा हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको एक बार फिर बता दूंगा, लेकिन हम लोग जो भी स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम वहां से स्टार्ट कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीजें और है वो हम करेंगे, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हम उसको स्किप ही कर देंगे, लेकिन हम प्रायोरिटी सेट करेंगे किसको पहले करना है किसको बाद में करना है। तो आप लोग अब फाइनल में हैं, तो अब ऐसा तो है नहीं कि आपको बेसिक एकदम 0 से फ्रॉम एबीसीडी जीएसटी बताना है, कि मैं इंट्रोडक्शन बताऊं कि पहले क्या होता था, फिर टैक्स कौन से हट गए, कहां से आए, क्या होता है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको पता है। यू आर इन फाइनल लेवल। तो हम लोग प्रायोरिटी सेट करेंगे किन किन चीजों पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो पहले ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर दी। अब हमको आगे बढ़ना है और अगले टॉपिक पे जाना है, और नेक्स्ट टॉपिक अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, सप्लाई। क्योंकि ये जो सप्लाई टॉपिक है, ये टॉपिक ही सबसे पहले डिसाइड करेगा कि हमको टैक्स देना भी है या नहीं देना है। मैं फर्स्ट डे बताया था, मैं फिर एक बार बताया था, याद होगा आप लोगों को, 1 मिनट। किसी भी टैक्स लायबिलिटी के लिए कुछ मेजर चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले कि वो सप्लाई है या नहीं है, ये पहला क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है, चलो ठीक है वो सप्लाई है, दूसरा क्वेश्चन आता है वो गुड्स और सर्विसेज है कि नहीं है। तीसरा क्वेश्चन आता है, अच्छा सर वो गुड्स और सर्विसेज भी है, वो सप्लाई भी है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन तो नहीं है। अच्छा ठीक है सर, वो सप्लाई भी है, वो गुड्स और सर्विस भी है, उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन भी नहीं है, मतलब अल्टीमेटली टैक्स तो देना है। पर अब सवाल होता है कौन देगा। उस पर फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, नॉर्मल चार्ज लगेगा या रिवर्स चार्ज लगेगा? सप्लायर देगा या रिसीवर देगा?
5वां पॉइंट, चलो ये तो आ गया कौन देगा। अगला सवाल होता है कब देना है। इसके लिए क्या देखेंगे मैं आपको बताता हूं अभी। इसके लिए क्या देखेंगे, एक सवाल हो गया लगेगा कि नहीं लगेगा। सर सप्लाई है, गुड्स और सर्विस है, एग्जम्पशन नहीं है, टैक्स तो लगेगा। कौन देगा सर? अगर फॉरवर्ड चार्ज हुआ, नॉर्मल चार्ज हुआ तो सप्लायर देगा, अगर रिवर्स चार्ज हुआ तो रिसीवर देगा। अगला आता है कब देना है, अभी हम बात करते हैं। नेक्स्ट और क्या था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो और क्या था? यस, नेचर ऑफ सप्लाई। भैया ये कौन सा टैक्स देना है, आईजीएसटी देना है या सीजीएसटी एसजीएसटी देना है? नेचर ऑफ सप्लाई ये डिफाइन करेगा कि आपको इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर इंटरस्टेट सप्लाई है तो आपको आईजीएसटी देना है, इंट्रास्टेट सप्लाई तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी देना है। और क्या सवाल था? वैल्यूएशन। सर ये तो समझ में आ गया। अगला सवाल है किस वैल्यू पे टैक्स देना है, क्योंकि सर ये समझ में आ गया टैक्स देना है, मुझे देना ये भी समझ में आ गया, इस महीने देना ये भी समझ में आ गया, आईजीएसटी देना ये भी समझ में आ गया। अब सवाल आता है सर मैं किस वैल्यू पे टैक्स दूंगा? टोटल मुझे जितना पेमेंट्स रिसीव हुए हैं उस पे दूंगा, क्या सब्सिडी पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, डिस्काउंट पे टैक्स माइनस होगा कि नहीं होगा? बहुत सारे क्वेश्चन यहां से और रेज हो जाते हैं। तो एक और सवाल आता है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और क्या पॉइंट था? सर हमें कैश में कितना देना है। ये सारे सवालों के जवाब अगर हमने समझ लिए तो आप मान के चलना कि हम हमारे जीएसटी का पूरा कोर सिलेबस कवर कर चुके हैं। जो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का क्वेश्चन आएगा या कोई भी मेजर क्वेश्चन आएगा उसमें इनमें से एक ना एक सवाल होगा ही होगा। मैंने ये चीज आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे समझाई है कि हम यही प्रायोरिटी सेट करके चलेंगे कि हम सबसे पहले इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। मैं फिर बोल रहा हूं, आपके सिलेबस का 70% कवरेज सिर्फ इन टॉपिक्स में से। अभी टॉपिक्स कौन कौन से मैंने उस दिन लिखवाया था, लेकिन कुछ बच्चे नए हैं तो एक बार फटाफट मैं उसी चीज को रिवाइज करवा रहा हूँ। सप्लाई कवर होता है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 के अंदर। तो हम सेक्शन 7 और 8 से ये समझ लेंगे कि सर सप्लाई किसको बोलते हैं। गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें जाना पड़ेगा कहां पे? डेफिनेशंस के सेक्शन 2 पे, ठीक है। एग्जम्पशंस मिलेगा आपको सेक्शन 11 के अंदर। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशंस कवर होती है। हु इज लायबल टू पे इज कवर्ड इन सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो चार्जिंग सेक्शन है वो आरसीएम की लाइबिलिटी क्रिएट करता है, 91, 92, 93, 94, 95, जिसके अंदर ये है कि किन किन को टैक्स देना है, किस केस में कौन टैक्स पे करेगा। सेक्शन 9 इज अबाउट आरसीएम, फॉरवर्ड चार्ज और आरसीएम के बारे में सेक्शन 9 है। व्हेन टू पे इट इज कवर्ड इन टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक। और टाइम ऑफ सप्लाई का टॉपिक कौन सेक्शन में कवर होता है? सेक्शन 12 टू 14। 12 टू 14 ये बताता है सेक्शन 12, 13, 14 कि किस केस में क्या टाइम ऑफ सप्लाई आएगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करेगी कि आपको टैक्स कौन से महीने में देना है। नेचर ऑफ सप्लाई बेसिकली दो होती है, इंटर और इंट्रा। ये दोनों सेक्शंस या इन दोनों प्रोविजंस को कवर किया है सेक्शन 7 टू सेक्शन 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट। ये जो ऊपर के सेक्शन से ये सब सीजीएसटी एक्ट के थे, लेकिन सेक्शन 7 से सेक्शन 13 आईजीएसटी एक्ट का है, जो बात करता है कि ये इंटर है या इंट्रास्टेट है। वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई होता है सेक्शन 15 के अंदर। और हाउ टू पे, इसके लिए हमको पढ़ने पड़ेंगे दो सेक्शन, एक है क्रॉस यूटिलाइजेशन वाला और एक है आईटीसी के प्रोविजन। उसमें से क्रॉस यूटिलाइजेशन वाला सेक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेक्शन 49, ये वही था। और हमें आईटीसी के प्रोविजन पढ़ने सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 20 तक। ये जो सिलेबस है ये हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है, और अगले 1.5 महीना हम लोग इन्हीं को कवर करने की कोशिश करेंगे। कारण ये है कि आपका 70% पेपर इसी में से आता है। मैंने आपको उस दिन भी एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैंने मार्किंग का सिस्टम था। मैं आपको एक बार उसको, उस दिन आपने प्रॉपर स्क्रीन पे नहीं देखा था, मैं एक बार उस स्क्रीन पे आपको प्रॉपर दिखा देता हूं कि मार्किंग का सिस्टम कैसे चलता है। 1 मिनट सुनना, ध्यान से देखते हैं।
ये रहा, देखेंगे अगर आप तो इस मार्किंग के सिस्टम में यू विल फाइंड आउट, मैंने क्या किया है सारे अटेम्प्ट्स के मार्क्स लेके उनकी एक एवरेजिंग कर दी है. यू विल फाइंड आउट दैट द हाईएस्ट मार्क्स आर फ्रॉम ए चैप्टर दैट इज एग्जम्पशन एंड आरसीएम. 10.5 मार्क्स एवरेज इन एवरी एग्जाम. बताया था उस दिन मैंने, वापस मैं बता रहा हूँ, 10.5 नंबर हर एग्जाम में सिर्फ एग्जाम्शन और आरसीएम से आया है. मतलब सेक्शन 11 और सेक्शन 9 इनके जितने भी प्रोविजंस और रूल्स और ये सब पढ़ लेंगे, तो जितने भी एग्जाम्शन नोटिफिकेशन है वो अगर हम पढ़ लेंगे तो आप मान के चलो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स पेपर में से 10 मार्क्स सिर्फ इन्हीं का कवरेज है. इसके बाद सेकेंड आईटीसी इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. एवरेज 8 मार्क्स आईटीसी, इनपुट टैक्स रेट, जो कि हमारे अभी कोर सिलेबस में था. इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज वैल्यूएशन, 5.50 मार्क्स, एंड टाइम ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज अगेन एवरेज 5 मार्क्स. तो अब मान के चलो 5 नंबर का टाइम ऑफ सप्लाई, 5 नंबर का वैल्यूएशन, 10 नंबर का एग्जम्पशन, 8 नंबर का आईटीसी. और अगर हम इंट्रोडक्शन की सप्लाई की बात करें, सप्लाई अगेन 4 मार्क्स. डेफिनेशंस एंड इंट्रोडक्शन भी आती है कभी कभी, वो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पर. फिर भी पिछले लास्ट अटेम्प्ट से बहुत रेयरली डेफिनेशन आ जाती है, कई बार डायरेक्टली डेफिनेशंस पूछ लेते हैं काम काम की, वो हम डिस्कस करेंगे. इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी का. आप लास्ट अटेम्प्ट में देखेंगे तो 15 नंबर के क्वेश्चन थे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी के. मतलब आपको ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना रहेगी, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर होती थी कि पूरा आपको चारों हेड्स की टोटल लगा के उसका टोटल करते थे. इसमें वैसा नहीं है. इसमें हमारे क्या क्या कवर हो जाएगा, सप्लाई है कि नहीं है, एग्जम्पशन है कि नहीं है, टाइम ऑफ सप्लाई. तो हमने जो कोर पढ़ा उसका ओवरऑल एक क्वेश्चन बन सकता है, वो 5, 10, 15 मतलब कितने भी नंबर में एग्जाम में आ सकता है. तो ये हमारे सबसे पहले प्रायोरिटी पे टॉपिक्स हैं और वहीं से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैंने अभी आपको बताया हम लोग हमारा जो पहला डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो जो टॉपिक है जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है. एंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सप्लाई, एंड इट इज बेसिकली कवर्ड अंडर सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8. पर मेजर जो सप्लाई है वो कवर होती है सेक्शन 7 के अंदर. कुछ ऐसे सेक्शंस है जो तो आपको ऐसे याद हो जाने चाहिए कि हाँ इसका तो ये नंबर है ही, वो ये प्रायोरिटी वाले सेक्शन ये सारे हैं, उसमें सेक्शन 7 तो आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए. सेक्शन 7 कोई बताएगा, आप लोगों ने ऑफ कोर्स लेवल 2 पे ये सब चीजें पढ़ी होगी. सेक्शन 7 के अंदर क्या क्या था, किसी को याद है? कुछ सेक्शन 7 में कितने टुकड़े थे, कौन कौन सा पार्ट था, कोई बताएगा? कुछ याद है? थोड़ा बहुत कुछ भी याद हो? ABCD नहीं, ABCD तो कुछ भी नहीं था. 7A स्केड्यूल्स हैं. यस, पहली बात तो सही बोली, इसमें कुछ स्केड्यूल्स थे. ABCD नहीं था, कुछ स्केड्यूल्स थे, कुछ स्केड्यूल्स थे. अब किसी को याद है? क्यों भाईजान, कुछ आइडिया? कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन. अब मैं आपको बताता हूं. यस, इधर जूम पे आंसर आ रहा है. 3 स्केड्यूल थे. पूर्वा बोल रही है, आंचल बोल रही, 3 स्केड्यूल थे. स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 एंड स्केड्यूल 3. पूरा किसमें क्या था वो अब समझने की कोशिश करते हैं. मैं आपको बता दूं, हमारा जो सप्लाई है ये ओवरऑल 5 टुकड़े में बटा हुआ है. पहला है सेक्शन 7(1)(a) और ये बात करता है सप्लाई विथ कंसिडरेशन, कि अगर आपको कंसिडरेशन मिला है तो फिर आप 7(1)(a) में जाके चेक करो कि आपका ट्रांजैक्शन सप्लाई की डेफिनेशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है. ठीक है, तो अगर आप 7(1)(a) में आते हैं, तो आप ध्यान रखना कि कभी तभी 7(1)(a) में आएंगे जब देयर इज ए कंसिडरेशन. अगर कंसिडरेशन नहीं है तो आप 7(1)(a) में नहीं आएंगे. पैसा मिलना चाहिए काम करने के बदले में, या पैसा आना चाहिए कहीं ना कहीं से, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी डजंट मैटर, कंसिडरेशन होना चाहिए. अगर है तो आप 7(1)(a) में आ जाएंगे. ठीक है. 7(1)(b)
बी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज को लेके सप्लाई की बात करता है। हम पूरा इंपोर्ट ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे जब हम 7.1b की बात करेंगे। मैं एक से लेके आखिरी तक इंपोर्ट की सारी बातें 7.1b में कंप्लीट कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है 7.1b। सेवन वन ए और 7.1b तो हो गए साहब हमारे मेन सेक्शन। अब मैं आपको बता दूं इनके साथ कुछ स्केड्यूल्स अटैच्ड हैं। कितने स्केड्यूल है अभी मैंने बताए थे, कितने स्केड्यूल हैं? 3 स्केड्यूल अटैच्ड हैं। 3 स्केड्यूल है, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2 और स्केड्यूल 3। कोई बताएगा स्केड्यूल 1 में क्या था? थोड़ा बहुत याद आया हो, मैंने जब 7.1a 7.1b लिखा थोड़ा बहुत याद आया हो कि स्केड्यूल 1 में क्या था, स्केड्यूल 2 में क्या था, स्केड्यूल 3 में क्या था? नहीं याद है? चले, एक में क्या था? एक्सेप्शन से। यस, मैं सबसे पहले यस शेड्यूल 1 बात करता है सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन मिला है तो आप 7.1a में जाएंगे, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो सप्लाई होगा कि नहीं होगा? 7.1a नहीं, शेड्यूल 1 फॉलो करेंगे। तो कंसिडरेशन है तो फिर सप्लाई 7.1a के अंदर देखेंगे, कंसिडरेशन नहीं है तो फिर आप सप्लाई शेड्यूल 1 में जाके देखेंगे। अगर आप शेड्यूल 1 में जो लिस्ट दी गई है उस सप्लाई में आते हैं तो ही फिर वो सप्लाई मानी जाएगी, अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो। यस, शेड्यूल 2, वेरी नाइस, क्या बात है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। वैसे ये लिस्ट इतनी ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि हम नेचर देख के वैसे समझ जाते हैं कि वो गुड्स है या सर्विस है, लेकिन फिर भी यस शेड्यूल 2 बताता है कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। एंड थर्ड वन इज शेड्यूल 3। I can't say it's exemption. It's a negative list of supply, not considered as supply. इसके अंदर कवर की गई है वो चीजें जिन्हें हमें सप्लाई नहीं मानना है। वो सब चीजें कहां कवर की गई है? वो सब चीजें कवर की गई है शेड्यूल 3 के अंदर। तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इसमें भी एक सीक्वेंस हो गया। सीक्वेंस क्या हो गया? सबसे पहले ये देख लो कि मैंने जो ट्रांजैक्शन किया है वो शेड्यूल 3 में तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर वो शेड्यूल 3 में आ रहा है तो फिर तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं, आप बाहर ही हो गए। उसके बाद देखेंगे कंसिडरेशन है क्या, अगर हाँ तो शेड्यूल 1। इंपोर्ट किया है क्या, सॉरी कंसिडरेशन है क्या, अगर हाँ तो 7.1a। सर नहीं, कंसिडरेशन तो है लेकिन मैंने इंपोर्ट किया है सर्विसेज का, तो फिर भैया आप 7.1a मत जाओ, 7.1b पे जाइए। तो 7.1a is basically supply with consideration, 7.1b is import of services, schedule 1 is supply without consideration, supply of goods and service है कि नहीं है वो schedule 2 में कवर होता है, और not considered as supply schedule 3 में कवर होता है। पर एक चीज है, एक और चीज, पहला प्रिंसिपल, सबसे पहले कौन सा schedule देखेंगे? schedule 3। अगर शेड्यूल 3 में आप आते हैं तब तो आपको और कुछ फॉलो करने की जरूरत है ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, शेड्यूल 2 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस है, लेकिन ये ध्यान रखना एक्चुअली इस शेड्यूल का नाम है डीम्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। डीम्ड, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो फॉर एग्जांपल इस शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है कि रेस्टोरेंट सर्विस मानी जाएगी, डीम्ड सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, जबकि उसमें फूड भी सप्लाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गुड्स भी है। पर क्लैरिटी रखने के लिए, झगड़ा ना हो, डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए उन्होंने बोल दिया कि हम इसको सर्विस ही मानेंगे।
पर लोगों ने पता है इसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल लिया। लोगों ने डीम्ड वर्ड का मतलब ये मान लिया कि ये तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई हो गई, जबकि गवर्नमेंट ने बाद में जाके क्लैरिफाई किया कि पहले आप ये चेक कर लो कि ये सप्लाई है कि नहीं है, फिर झगड़ा डिस्प्यूट सॉल्व करेंगे कि गुड्स है या सर्विस है। तो ये जो आप ट्रांजैक्शन बोल रहे हो, ये 71A या शेड्यूल 1 या 71B में सप्लाई होगा तो हम देखेंगे कि वो गुड्स और सर्विस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब आप इस सेक्शन के डीमिंग वर्ड से ये मत समझ जाना कि इसमें जो लिखा है वो तो बाय डिफॉल्ट सप्लाई हो ही गया। आपको सप्लाई के बाकी सारे प्रोविजंस तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। मतलब या तो आपकी सप्लाई 71A में या 71B में या शेड्यूल 1 में आ रही होगी तो ही हम शेड्यूल 2 फॉलो करेंगे। सर एक तरफ तो मेरा ट्रांजैक्शन शेड्यूल 3 में भी लिखा हुआ है और वही ट्रांजैक्शन शेड्यूल 2 में भी लिखा हुआ है, तो सर मैं तो फिर क्या करूंगा? शेड्यूल 3 में लिख दिया मतलब वो सप्लाई है ही नहीं, तो फिर आपको डीम्ड पे जाने की जरूरत है ही नहीं। सर मैंने जो सप्लाई करी ना वो कंसिडरेशन नहीं था, तो मैंने कौन सा सेक्शन फॉलो, कौन सा कहां गया मैं? कंसिडरेशन नहीं था तो शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 में मेरी पूरी लिस्ट में मेरा वाला ट्रांजैक्शन का नाम नहीं है, तो बस मुझे फिर ये देखने की जरूरत ही नहीं कि मेरा ट्रांजैक्शन गुड्स है या सर्विस किस में कवर्ड है, जब मेरी सप्लाई है ही नहीं। तो फिर ये झगड़ा ही खत्म हो जाता है कि वो शेड्यूल 2 में गुड्स में आएगी या सर्विसेज में आएगी। तो डीमिंग वर्ड का मतलब ये मत समझ जाना कि वो डीम सप्लाई हो गया। सप्लाई पहले होना चाहिए, फिर हम डीम करेंगे कि वो गुड्स डीम माने या सर्विस डीम्ड माने। सप्लाई का क्राइटेरिया तो पहले फुलफिल होना ही चाहिए, तभी हम सप्लाई के बाद डीमिंग गुड्स और सर्विसेज के प्रोविजन पे जाएंगे। बताइए क्या ये पूरी बात आपको समझ में आ गया है? ये हमारे सेक्शन 7 का ओवरव्यू है और अगले 3 से 4 दिन हम यही सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत सारे ट्रांजैक्शन इसके अंदर कवर होंगे, बहुत सारी चीजें कवर होगी। इसी के साथ में बहुत सारी डेफिनेशंस भी आपको साथ साथ में लिखवाते चला जाऊंगा। तो हम डेफिनेशन सेक्शन विद प्रोविजंस पढ़ते चले जाएंगे, जहां जहां जिस जिस डेफिनेशन का रेफरेंस होगा वहीं पे उसको लिख के उसके साथ कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आज आई थिंक 3rd डे है क्लास का। तो हम लोगों ने क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी पूरा पढ़ लिया है और सप्लाई हम लोगों ने आज स्टार्ट भी कर दिया है। फिर मैं बोल रहा हूं हम कोई लेवल 2 पे नहीं है कि मैं आपको एकदम ABCD से स्टार्ट करूं। अब हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उसी को हम स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करेंगे। हो सकता है सप्लाई के बाद मैं RCM के बाद एग्जम्पशन पे चला जाऊं, कि एग्जम्पशन मेजर टॉपिक है, पर हमको स्टार्टिंग में पढ़ना है क्योंकि इसके सिलेबस, इसका कवरेज सबसे ज्यादा है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच जूम वाले बच्चों, टाटा बाय बाय। आज का डिस्कशन करते हैं यहीं पे खत्म। आज कुछ ऐसा होमवर्क है नहीं, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल आएगा तब हम होमवर्क देंगे। थियरी में अभी पॉसिबल नहीं कि होमवर्क हो पाए। बाकी डिस्कशन हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, गुड डे, एंजॉय, बाय बाय, थैंक यू।